स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आरुष बिल्कुल नहीं। चेतन का स्वाभिमान बहुत कड़ा है। वह अपने जख्मों को कैसे दिखाएगा और किसी की मदद तो बिल्कुल नहीं लेगा। आरुष फिर भी सिर हिलाती है। ओह भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए 1 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यह उसे कर्ज के तौर पर दे रही हूँ, दान नहीं। वह भविष्य में मुझे जरूर लौट आएगा। प्रीति लंबी सांस लेती है। मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो और मदद करना चाहती हो, लेकिन ऑक्शन हाउस आजकल ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा है। तुमने पिछली चैरिटी नीलामी में भी बहुत पैसे गंवाए थे। तुम उसे देने के लिए 1 करोड़ कहाँ से ला रही हो? आरुष चिंतित होकर, हाँ, आजकल हाथ थोड़ा तंग है। मैंने सारा पैसा कंपनी में लगाया हुआ है। मेरे पास एक छोटा सा इमरजेंसी फंड था, उसमें से 8 लाख तो पहले ही चेतन को दे चुकी हूँ। अब तो पर्स बिल्कुल खाली है। आरुष अपनी कार को देखती है। अगर मैं कार बेच दूं तो? प्रीति बिल्कुल नहीं, तुम ऑक्शन हाउस की मालिक हो। अगर मालिक अपनी कार बेच देगी तो लोग ऑक्शन हाउस के बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा हमारा ऑक्शन हाउस दिवालिया हो रहा है, फिर बोली लगाने कौन आएगा? आरुष सोचकर, हम बात तो सही है, कार नहीं बेच सकती, फिर घर बेच दूं। प्रीति यह कैसे हो सकता है? तुमने नहीं बताया था कि वह विला तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे दहेज में दिया था? वैसे भी तुम्हारा विला इतना बड़ा है, वह तुरंत नहीं बिक सकता। आरुष परेशान होकर, तो मैं और क्या बेचूं? मैं फिर से पिताजी से पैसे मांगने नहीं जा सकती। अगर उन्हें पता चला कि मैं चेतन को पैसे दे रही हूं तो वह फिर से नाराज होंगे। प्रीति तुम्हारे पापा को तुम्हारे और चेतन के बारे में पता है? आरुष हाँ, वह मेरे और चेतन के साथ होने के खिलाफ हैं। उन्होंने तो चेतन को चेतावनी देने के लिए किसी को भेजा भी था। वह इतना डर गया था कि लंबे समय तक मुझसे मिलने नहीं आया, जब तक पिताजी व्यापार के लिए विदेश नहीं चले गए। प्रीति चौंक कर, तो तुम्हारे पिताजी भी चेतन को मंजूरी नहीं देते तो शायद तुम्हें उसे कर्ज नहीं देना चाहिए। मुझे भी इस बात पर थोड़ी बेचैनी हो रही है। आरुष उदास होकर, काश मेरे बड़े भाई अभी भी यहाँ होते, वह मुझे जरूर पैसे देते और चेतन के साथ होने में मेरा समर्थन करते। भाभी आपको मेरा समर्थन करना चाहिए। चेतन सच में एक अच्छा लड़का है, वह मेरी मदद के लायक है। मैं इस बारे में दूसरे भाई से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती, वह मुझे डांट कर मार डालेंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उनके सामने एक काली मेबैक आकर रुकी। आरुष कांप कर जल्दी से प्रीति के पास छिप जाती है। यह सब दूसरे भाई का नाम लेने की मेरी बुरी किस्मत के कारण हुआ। आकाश कार से बाहर निकलता है, पर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर है। प्रीति कार में बैठो, कोई दुर्घटना हो गई है? प्रीति क्या हुआ? आकाश तुम्हारी दादी के क्लिनिक पर कुछ मरीजों ने हमला कर दिया है, वह और श्रीमती वर्मा दोनों घायल हैं। प्रीति हैरानी से, क्या? प्रीति का दिल जोर से धड़क उठा, वह मुश्किल से खड़ी हो पाई। उसकी मां की मृत्यु का दुखद दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंध गया। उसे डर था कि उसकी दादी और श्रीमती वर्मा को भी कोई दुर्घटना न हो जाए। आकाश प्रीति को सहारा देकर कार में बैठाता है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं श्रीमती वर्मा को घर वापस ले आऊंगा और तब तुम उनकी देखभाल कर सकती हो। आरुष पीले चेहरे से सिर हिलाती है। मेबैक तेजी से हाईवे पर भाग रही थी। प्रीति चेहरा पीला पड़ गया है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरी दादी और श्रीमती वर्मा को कितनी चोट लगी है? क्या क्या उनके जीवन को कोई खतरा है? आकाश श्रीमती वर्मा के जीवन को कोई खतरा नहीं है। प्रीति सिर घुमाकर देखती है। मेरी दादी का क्या? आकाश वह बेहोश हैं। प्रीति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काफी देर बाद उसकी नजर साफ हुई। सफर बहुत लंबा लग रहा था। प्रीति को पूरे शरीर में ठंड महसूस हो रही थी, वह लगातार कांप रही थी। आकाश अपना सूट उसके कंधे पर डाल देता है। प्रीति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब आकाश ने उसे अपनी बाहों में लिया तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आकाश मेरे पिताजी ने पहले ही श्रीमती वर्मा के लिए 2 अंगरक्षक रखे थे। हमले के समय श्रीमती वर्मा और अंगरक्षक बाहर थे, जबकि तुम्हारी दादी अंदर एक मरीज का इलाज कर रही थी। आकाश उस मरीज को लगा कि तुम्हारी दादी ने उसे बहुत जोर से सुई चुभाई, उसने उन्हें मारा। अचानक बाहर भी काफी सारे मरीज हंगामा करने लगे। वे सब एक साथ थे। उन्होंने तुम्हारी दादी पर एक मरीज की मौत का झूठा आरोप लगाया और फिर क्लिनिक तोड़ दिया। प्रीति आवाज कांप रही है। मेरी दादी को कहाँ चोट लगी है? आकाश उनके सिर पर। प्रीति ने आंखें बंद कर ली। सिर मानव शरीर का सबसे कमजोर और घातक हिस्सा है। उसकी दादी बूढ़ी हैं, वह सिर की चोट सहन नहीं कर सकती। आकाश शायद वह बस अस्थायी रूप से बेहोश हैं। तुम एक्यूपंक्चर जानती हो, अपनी दादी का इलाज करो, उन्हें जाग जाना चाहिए। उनके शरीर पर कहीं और चोट नहीं लगती है। इन शब्दों से प्रीति को बहुत राहत मिली। उसका डर थोड़ा कम हुआ। प्रीति ठंडे हाथों से आकाश के हाथ हटाती है, उससे दूरी बनाती है। क्या आप श्रीमती वर्मा को फोन कर सकते हैं? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आकाश श्रीमती वर्मा को फोन लगाता है। श्रीमती वर्मा, प्रीति मैं हूँ। प्रीति उनकी आवाज सुनकर उसका गला भर आता है।
प्रीति ने श्रीमती वर्मा से थोड़ी देर बात की। यह जानकर कि वह ठीक हैं, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। श्रीमती वर्मा को केवल मामूली चोटें आई थीं। अंगरक्षक ने हंगामा करने वाले अधिकांश मरीजों को रोक दिया था। श्री वर्ण वाकई में दूरदर्शी थे, जिन्होंने पहले से ही अंगरक्षक का इंतजाम कर दिया, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। आज आकाश के लिए उनका अंगरक्षक यूफेई गाड़ी चला रहा था, जो युवान शान से भी अधिक तेजी से चलाता था। ड्राइवर 2 घंटे की जगह 1 घंटे से थोड़े समय में ही पहुंच गया। प्रीति कार से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त क्लिनिक में भागी। अपनी दादी को बिस्तर पर पीले चेहरे के साथ देखकर उसके आंसू तुरंत बहने लगे। वह रोते हुए अपनी दादी की नाड़ी की जांच करने लगी। कुछ देर बाद उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसकी दादी की नाड़ी बहुत कमजोर है। उनके सिर पर जरूर जोरदार वार हुआ होगा। जिस मरीज ने उन्हें मारा, उसका इरादा उन्हें जिंदा छोड़ने का नहीं था। श्रीमती वर्मा प्रीति का पीला चेहरा देखकर जल्दी से पूछती हैं, प्रीति, क्या तुम्हारी दादी की चोट गंभीर है? मुझे उन पर कोई और चोट नहीं दिख रही है, न ही खून बह रहा है, उन्हें जल्द ही होश आ जाना चाहिए। प्रीति सिर हिलाती है, दादी सिर्फ ठीक दिख रही हैं, खून न बहना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। अगर खून बाहर आ रहा होता तो वह खतरे से बच सकती थीं। अब इस अवस्था में वह शायद होश में न आए। अंत में वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा क्यों हुआ? उसकी माँ को एक मरीज ने मार डाला और अब उसकी दादी को भी एक मरीज ने बेहोश कर दिया। क्या वे सब पागल हो गए हैं? जब वे डॉक्टर को मार देंगे तो उनका इलाज कौन करेगा? अच्छे कर्मों का कोई फल क्यों नहीं मिलता, जबकि उसकी दादी, जो चिकित्सा में कुशल और दयालु थी, उन्होंने इतने सारे मरीजों की मुफ्त में मदद की। प्रीति अपने आंसू पोंछती है, दृढ़ता से अपनी दादी के सिर और शरीर की फिर से जांच करती है, फिर से नाड़ी की जांच करती है। नतीजा अभी भी वही था। नाड़ी इतनी कमजोर थी कि वह कभी भी गायब हो सकती थी। प्रीति अपनी दादी की अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली चांदी की सुइयां लेती है, उन्हें संक्रमित करती है और अपनी दादी को एक्यूपंक्चर देना शुरू करती है। उसके एक्यूपंक्चर लगाने से उसकी दादी के मुंह और नाक से खून निकलने लगा। प्रीति तुरंत उत्साहित हो जाती है और अपने एक्यूपंक्चर को तेज कर देती है। किसी ने भी उसे बाधित करने की हिम्मत नहीं की। श्रीमती वर्मा को पहले डॉक्टर शकुंतला के मुंह और नाक से खून निकलता देखकर कुछ बुरा लगा, लेकिन प्रीति की उत्साहित अभिव्यक्ति देखकर उन्हें महसूस हुआ कि यह एक अच्छा संकेत था। आकाश भी पास में खड़ा देख रहा था। हालांकि वह जानता था कि प्रीति को चिकित्सा कौशल आता है, लेकिन जब उसने उसे कार्रवाई में देखा तो उसे अभी भी एक अकथनीय झटका लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इतनी सक्षम है। उसने कभी अपने कौशल का दिखावा नहीं किया और वर्मा परिवार में लगभग किसी को नहीं पता था कि वह एक्यूपंक्चर कर सकती है। नहीं, शायद श्रीमती वर्मा को पता था। प्रीति को एक्यूपंक्चर करते देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। प्रीति एक्यूपंक्चर लगाती रही। डॉक्टर शकुंतला का सिर चांदी की सुइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा और मुश्किल दिखने लगा। अंत में वह रो पड़ी, यह काम क्यों नहीं कर रहा है? मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। केवल मुंह और नाक से ही खून क्यों निकल रहा है? कान से खून क्यों नहीं निकल रहा है? प्रीति जल्दी में चिंता से जलती हुई अपनी सभी एक्यूपंक्चर सुइयां निकालती है और उन्हें फिर से डालती है, लेकिन इस बार उसके मरीज के मुंह या नाखूनों से खून नहीं निकला। प्रीति अपने मरीज की नाड़ी की फिर से जांच करती है, फिर अपनी कुर्सी पर गिर जाती है। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया है। श्रीमती वर्मा कांप कर, क्या हुआ प्रीति? प्रीति दादी की नाड़ी अभी भी बहुत कमजोर है। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो वह कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रह पाएंगी। श्रीमती वर्मा रोने लगती हैं, अगर ऐसा है तो हमें उन्हें शहर ले जाना चाहिए, आस्था के अस्पताल में सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रीति आशा की एक किरण महसूस करती है, क्या आस्था का अस्पताल ऐसे गंभीर मस्तिष्क आघात का इलाज कर सकता है? आकाश अचानक बोलता है, कोशिश करने लायक है। आस्था का अस्पताल देश भर के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों को इकट्ठा करता है। उन्होंने पहले भी दिमाग में गोली लगने वाले मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। हालांकि गोली के घाव और इस तरह के व्यापक नुकसान बिल्कुल समान नहीं हैं, फिर भी यह दर्शाता है कि आस्था के अस्पताल में वास्तव में उन्नत चिकित्सा मानक हैं। प्रीति ठीक है, हम दादी को वहीं ले चलते हैं। आकाश सिर हिलाता है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मेरी कार उनके परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रीति उस पल उसकी विचारशीलता और शांति के लिए आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद। एम्बुलेंस तुरंत आ गई। प्रीति अपनी दादी के साथ यातायात के बीच से तेजी से गुजरती हुई गई। सुबह के 1 बजे वे आस्था के अस्पताल पहुंचे। इससे पहले प्रीति को इस जगह पर आना पसंद नहीं था, लेकिन अब अपनी दादी के जीवन को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। उसकी निजी भावनाएं अलग रखी जा सकती थीं। आस्था का अस्पताल वास्तव में एक शीर्ष निजी अस्पताल है, ने उसी रात विशेषज्ञ सलाहकारों की एक टीम का आयोजन किया। प्रीति आपातकालीन कक्ष के बाहर लंबा इंतजार शुरू करती है। आकाश और श्रीमती वर्मा उसके साथ वहीं थे। यहाँ तक कि श्री वर्ण भी आ गए। गलियारे में अप्रत्याशित पैरों की आहट गूंजी। प्रीति ने मुड़कर देखा कि आस्था, जो स्पष्ट रूप से गर्भवती थी, आराम से उनकी ओर चल रही थी। आस्था श्रीमती वर्मा और श्री वर्ण को शालीनता से अभिवादन करती है।
श्री वर्ण उदासीनता से जवाब देते हैं। श्रीमती वर्मा हालांकि कोई जवाब नहीं देती हैं। नापसंदगी उनके चेहरे पर साफ लिखी थी। आस्था दुर्व्यवहार के बावजूद कोमल और विनम्र बनी रहती है, क्रोध या उदासी का कोई संकेत नहीं दिखाती है। वह अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छिपाती है। प्रीति, मैंने तुम्हारी दादी के बारे में सुना। यह इतना आश्चर्यजनक है, लेकिन चिंता मत करो, हमारे अस्पताल के डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। वे तुम्हारी दादी को जरूर जगा देंगे। प्रीति चेहरा भावहीन रखती है, कोई जवाब नहीं देती है। वह जानती थी कि आस्था खुश होने आई है, लेकिन इस समय उसके पास उससे निपटने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा वह जानती थी कि आस्था उसकी दादी का इलाज कर रहे डॉक्टरों के काम में दखल नहीं दे सकती थी। आस्था प्रीति को अनदेखा करते हुए देखकर बात करना बंद कर देती है। आकाश, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए उधर बात कर सकती हूँ? मुझे आपको कुछ बताना है। आकाश सहजता से प्रीति की ओर देखता है, फिर कहता है, यही बात करो। आस्था, यह हमारी निजी बात है, यहाँ चर्चा करना वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। मेरे साथ आओ। फिर मुड़कर गलियारे के अंत की ओर चली जाती है। आकाश एक पल के लिए खामोशी से जवाब देता है, लेकिन अंततः पीछे पीछे चला जाता है। आकाश, क्या बात है? आस्था, क्या आपका प्रीति से सुलह हो गया है? क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्या आप मुझसे शादी करने से पीछे हटने की योजना बना रहे हैं? आकाश, आस्था, तुम लगातार हद पार कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं तुम्हें वर्मा परिवार की छोटी बहू का ओहदा ही दे सकता हूँ, और कुछ नहीं। आस्था, लेकिन आपने मुझे वह भी नहीं दिया है। आकाश, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ एक ओहदे से ज्यादा चाहती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। आकाश चेहरा उदासीन है। वह उन लोगों से घृणा करता था जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, और भी ज्यादा जब लोग उसे धमकाते थे। अतीत में प्रीति ने कभी भी उसके जीवन में दखल देने की कोशिश नहीं की, जबकि आस्था हमेशा उसे हेरफेर करना चाहती थी। उसने अपने बड़े भाई के लिए बार बार हार मान ली थी। अब उसने पीछे हटना बंद कर दिया था। इसके अलावा वह भी तलाक नहीं ले सकता था। जिस पल उसका तलाक हो जाएगा, प्रीति तुरंत अपूर्व के साथ संबंध स्थापित कर लेगी, और वह अपूर्व होगा जो उसकी लाल पोशाक उतारेगा, न कि वह ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आस्था उसे इतना क्रूर और निर्दयी देखकर उसके लिए उसका स्नेह और गहरा होता है। वह इस निर्दयी और अनियंत्रित आदमी की ओर आकर्षित थी। ऐसा आदमी लुभावना होता है, आसानी से वश में किया जा सकता है, तो वह उसे नीरस लगता। आस्था गलियारे के दूसरे छोर पर प्रीति को देखती है। वास्तव में वह बहुत सुंदर थी। अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति में भी वह अभी भी आकर्षक लग रही थी, गुस्सा दिलाने वाली हद तक। लेकिन अगर वह सुंदर थी तो क्या हुआ? उसका मुख्य समर्थक यमराज के दरबार के रास्ते में था। आस्था उसकी मां को मिली मदद से बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने न तो व्यक्ति को सीधे मारा और न ही उन्हें पूरी तरह से अक्षत छोड़ा। जीवन और मृत्यु के बीच आधा अधूरा रहना प्रीति के लिए परम यातना थी। प्रीति को भ्रमित और दर्द से भरा देखकर उसे अत्यंत संतुष्टि महसूस हुई। आस्था धीरे से अपने पेट को छूती है, कोमल आवाज में बोलती है, आकाश, मैं आपका बच्चा लिए हुए हूं। भले ही आप मुझसे प्यार न करें, आपको कम से कम बच्चे की परवाह करनी चाहिए। क्या आपको बच्चे की खातिर मुझे कुछ आश्वासन नहीं देना चाहिए? आकाश चेहरे पर भावना का कोई निशान नहीं है। मैं ठंडा और निर्दयी हूं, बच्चे के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता। मैंने शुरू में तलाक और तुमसे शादी करने के लिए इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि मैं तुम्हें और बच्चे को एक ओहदा देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मेरी मां ने मांग की थी। उनका रोने और विलखने ने और मेरे बड़े भाई की बात उठाने ने, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए सहमत हुआ। आस्था प्रबुद्ध महसूस करती है, तो यह श्रीमती वर्मा थी जिन्होंने उसकी मदद की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश नर्म पड़ गया और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गया। ऐसा लगता है कि श्रीमती वर्मा के सामने उसका लगातार रोना प्रभावी था। श्रीमती वर्मा वास्तव में अपने सबसे बड़े पोते का सुचारू जन्म चाहती थीं। उस स्थिति में उसे अभी भी श्रीमती वर्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आस्था, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए दबाव नहीं डालूंगी। इससे पहले कि मैं जाऊं, क्या आप मुझे एक गले लगा सकते हैं? आकाश ठंड से उसे देखता है, नहीं। तुम अपनी सीमाओं को पार न करो तो अच्छा होगा। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी बताया है, तुम मेरे बड़े भाई की औरत हो। तुम्हारे रहने की देखभाल करने के अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगा। आस्था, बस एक गले लगाना है, और यह भी असंभव है। मैं आपसे कुछ भी अशोभनीय करने के लिए नहीं कह रही हूं। आप मुझ पर इतने कठोर क्यों हैं? आकाश परेशान हो जाता है। वह वास्तव में अपने बड़े भाई की पसंद पर बहुत संदेह करने लगा। उसने किस तरह की महिला चुनी थी? वह इतनी चिपकू क्यों थी? वह इतनी परेशान करने वाली क्यों थी? ऐसी मांग करते हुए क्या वह जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रही थी? क्या उसने श्री वर्ण और श्रीमती वर्मा को देखते हुए नहीं देखा था? क्या ऐसे समय में आस्था को गले लगाना उसके लिए उचित लग रहा था? हालांकि जैसा कि वह परेशान हो रहा था, आस्था अचानक उस पर झपट पड़ी, सीधे उसकी बाहों में आ गई। आकाश हालांकि तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उसे दूर धकेलता है, फिर भी प्रीति द्वारा देखा जाता है। हालांकि उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी।
उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी दादी पर केंद्रित था। श्रीमती वर्मा और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ठंडी सांस लेती हैं, यह कितना शर्मनाक है। इस तरह आस्था परिवार अपनी बेटियों को पालता है, शर्मिंदगी से सार्वजनिक रूप से पुरुषों पर झपट रही है। उसने जानबूझकर जोर से बात की ताकि आस्था सुन सके। हालांकि आस्था ने अज्ञानता का ढोंग किया और अभी भी आकाश को कोमलता से देखती रही। आकाश, मुझे माफ करना, मेरा संतुलन बिगड़ गया था। आकाश जटिल भावनाओं से उसे देखता है। वह वास्तव में गलत था। वह पहले सोचता था कि वह समझदार है, कि अपने बड़े भाई की तरह वह करुणामय है और हमेशा दूसरों को पहली प्राथमिकता देती है। लेकिन वह नहीं थी। वह परेशानी पैदा करने, दूसरों को असहज करने में आनंद लेती लगती थी। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आए। तीनों रोए हुए लगते थे। प्रीति को देखकर वे उसकी ओर तेजी से दौड़े। आकाश प्रीति को चाचा कहते हुए सुनता है। क्या उसका कोई चाचा है? आस्था ने सुना। उसने तुरंत पूछा, आकाश, लगता है प्रीति के परिवार वाले आ गए हैं। उनकी दादी एक चमत्कारिक वैद्य हैं। क्या उनके मामा भी चिकित्सा जानते हैं? क्या वह भी बहुत प्रभावशाली हैं? आकाश ने पहली बार प्रीति के मामा को देखा था। वह नहीं जानता था कि उनके मामा को चिकित्सा आती है या नहीं। हालांकि उसे याद था कि प्रीति ने एक बार कहा था कि उनकी दादी की चिकित्सा कला केवल परिवार की महिलाओं को ही मिलती है। उनके मामा शायद चिकित्सा नहीं जानते होंगे। अगर उन्हें आती होती तो प्रीति उन्हें पहले ही बुला लेती। तभी आस्था को राहत मिली। अगर दादी को बचाया नहीं जा सकता तो वह क्या कर सकती थी? ठीक उसी समय आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला और मुख्य चिकित्सक गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। सब लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा, मरीज की उम्र काफी है और उनके दिमाग की चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर हम ऑपरेशन करते भी हैं तो बचने की बहुत कम उम्मीद है। उनके दिमाग में लगातार खून बह रहा है। ऐसी स्थिति में इलाज की कोई जरूरत नहीं है। परिवार को सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर का निदान सुनकर प्रीति फर्श पर लगभग गिर ही गई। नहीं, यह असंभव है। मेरी दादी को अभी भी बचाया जा सकता है। उन्होंने पहले भी इसी तरह के मरीजों को बचाया है। आप लोगों को भी उन्हें बचाना होगा। कृपया उन्हें बचाएं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हर मरीज की स्थिति अलग होती है। जिन समानताओं का आप वर्णन कर रही हैं, वे वास्तव में काफी भिन्न हो सकती हैं। हम उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन हम वास्तव में असहाय हैं। आपातकालीन कक्ष का दरवाजा फिर से खुला और उनकी दादी को बाहर धकेला गया। वह चुपचाप लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अपने जीवन काल में अनगिनत जाने बचाने के बावजूद अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। प्रीति चकरा गई। ऐसा लगा जैसे वह कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसने देखा कि उसके मामा प्रमोद और मामी उसकी दादी को वार्ड में ले जा रहे थे। उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन वंशिका अपनी दादी के शरीर पर रो रही थी और सिसक रही थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। एक जबरदस्त दर्द ने उसे घेर लिया था। वह नहीं जानती थी कि वह वार्ड के अंदर कैसे पहुंची या कौन लगातार उसके पास आ जा रहा था। उसने बस यही देखा कि एक और डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने निदान करने के बाद सिर हिलाया और चला गया। सभी डॉक्टर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, चोटें बहुत गंभीर हैं, सभी चिकित्सा साधन अप्रभावी हैं, कोई उम्मीद नहीं है। लंबी अंधेरी रात आखिरकार खत्म हुई और बाहर आसमान धीरे धीरे हल्का हो गया। उसकी चचेरी बहन वंशिका कुछ बंद पाव लेकर प्रीति के पास आए। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, प्रीति, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। प्रीति की बेजान आंखें थोड़ी हिली, जो उसकी बहन के चेहरे पर ठहर गईं। मुझे विश्वास नहीं है, मैंने सच में दादी को पहले इसी तरह के मरीज को बचाते हुए देखा है। वंशिका, मेरी दादी को अभी भी बचाया जा सकता है। वंशिका रोने लगी। प्रीति, ऐसे मत हो। यहाँ के डॉक्टरों के पास दादी जैसी चिकित्सा कला नहीं है, वे दादी को नहीं बचा सकते। लेकिन प्रीति लगातार खुद से बात कर रही थी, मुझे विश्वास नहीं है, उन्हें बचाने का कोई तरीका जरूर होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मेरी दादी मर नहीं सकती, वह नहीं मर सकती। मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी, वह एक लंबा जीवन जिएंगी। वंशिका बेकाबू होकर रो रही थी। उसने बन नीचे रखे और वार्ड से बाहर चली गई। थोड़ी देर रोने के बाद उसने देखा कि गलियारे के कोने में कोई खड़ा था। उसने अपने आंसू पोंछे और फुसफुसाते हुए कहा, आप प्रीति के पति आकाश होंगे, है ना? आकाश ने सिर हिलाया। मैं हूँ। मैं प्रीति की चचेरी बहन हूँ। मैंने आपकी शादी के बारे में उससे ही सुना है, मुझे विवरण के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन यह देखकर कि आप पूरी रात यहीं रहे हैं, मेरा मानना है कि आप मेरी बहन की किसी न किसी तरह से परवाह करते हैं। आकाश ने जवाब नहीं दिया। उसे खुद यकीन नहीं था कि वह सच में उसकी परवाह करता है या नहीं। लेकिन वह सच में पूरी रात अस्पताल से बाहर नहीं गया था। उसका परेशान चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था और वह उसे झटक नहीं पा रहा था। वंशिका ने ऊपर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज उदासी से भरी थी। प्रीति की माँ जब वह छोटी थी तभी मर गई थी। उसे मेरी दादी ने पाला है, उनका बंधन सबसे ज्यादा मजबूत है। वह ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझदार होंगे और इस मुश्किल समय में उसकी मदद करेंगे। ठीक है। वंशिका की आंखें रोने से सूज गई थी। प्रीति बहुत दयावान है। 7 साल की उम्र में उसने अपनी मां को एक मरीज के हाथों मरते देखा। अब वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि उसकी दादी पर भी एक मरीज ने हमला किया है।
आकाश चौंक गया, तुमने क्या कहा? आप नहीं जानते थे। वंशिका को अपना दुख छिपाने में मुश्किल हो रही थी, मेरी चाची को भी एक मरीज ने चाकू मार दिया था। वह एक मरीज का इलाज कर रही थी जब मरीज ने अचानक चाकू निकाला और उन्हें वार कर दिया। उस समय प्रीति और मैं लुका छिपी खेल रहे थे और वह एक अलमारी में छिपी हुई थी। उसने पूरी घटना को देखा। वह उस समय केवल 7 साल की थी। अपनी माँ को घायल होते देख वह उन्हें बचाने के लिए तुरंत अलमारी से बाहर भागी। लेकिन जब मरीज ने उसे देखा तो उसने उसे चाकू मारने की कोशिश की। प्रीति को बचाने के लिए मेरी चाची ने हताश होकर मरीज को पकड़ लिया। चाची ने प्रीति को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन मरीज ने उन्हें ही घातक रूप से चाकू मार दिया। अचानक दर्द की एक टीस ने आकाश के दिल को जकड़ लिया। तो इस तरह उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। तो उसका बचपन इतना दुर्भाग्यपूर्ण था। मरीज को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तब से प्रीति खून देखते ही डर जाती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने कसम खाई कि वह परिवार के अलावा किसी और का इलाज नहीं करेगी। मेरी दादी ने उसका खून का डर दूर करने में काफ़ी प्रयास किया। प्रीति वास्तव में बहुत बहादुर है। जब मेरी चाची का एक्सीडेंट हुआ मैं भी वहाँ मौजूद थी। मैंने उनके शरीर को खून से लथपथ देखा, लेकिन आज तक मुझे खून देखने से डर लगता है। हालांकि प्रीति अपनी दादी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने में सक्षम थी और यहाँ तक कि वह कई छोटे जानवरों के घावों पर टाँके भी लगा सकती है। यह सब कहने के बाद वंशिका ने एक गहरी सांस ली। मैं आपको यह केवल इस उम्मीद में बता रही हूँ कि आप भविष्य में प्रीति के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। उसके लिए सच में आसान नहीं रहा है। आकाश ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ। वह अब कुछ भी खाने से मना कर रही है और वह खुद जैसी नहीं लग रही है। क्या आप उसे कुछ खाने के लिए राजी कर सकते हैं? दादी की इस स्थिति में मुझे डर है कि सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा होगा। आकाश ने समझते हुए सिर हिलाया और वार्ड में चला गया। उसकी आकृति को गायब होते देखकर वंशिका खुद को सिर झुकाने से नहीं रोक पाई। दादी की इस स्थिति में प्रीति को भी बलिदान नहीं किया जा सकता। प्रीति आकाश को बहुत पसंद करती है, उम्मीद है वह उसे उसकी बुद्धिमत्ता वापस दिला सकता है। वार्ड में आकाश प्रीति के पास गया, प्रीति, जागना बंद करो, तुम्हें कुछ खाना होगा, तुम्हें आराम करना होगा। लेकिन प्रीति हिली नहीं, अपनी दादी को घूर रही थी और वही शब्द दोहरा रही थी, मुझे विश्वास नहीं है, कोई रास्ता जरूर होगा, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। दादी ने कहा था कि वह 100 साल तक जिएंगी। यहाँ के विशेषज्ञ दावा करते हैं कि कोई समाधान नहीं है, लेकिन उनकी चिकित्सा कला सामान्य है। वे दादी की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी दादी कर सकती हैं। प्रीति अचानक आग भरी आंखों से उसकी ओर मुड़ी। क्या तुम भी सोचते हो कि वे झोला छाप हैं? ठीक से झोला छाप नहीं, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी दादी जैसे चमत्कारिक वैद्य नहीं हैं। वे झोला छाप हैं। प्रीति ने अचानक अपनी आवाज तेज की। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। मेरी दादी ने पहले इसी तरह की स्थितियों वाले मरीजों का इलाज किया है, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कोशिश भी नहीं की और दावा किया कि मेरी दादी का इलाज नहीं हो सकता। आकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की। अगर तुमने अपनी दादी को इसी तरह के मरीजों का इलाज करते देखा है, तो तुम खुद उनका इलाज करने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब तुम उन्हें पहले एक्यूपंक्चर दे रही थी, तो थोड़ा असर हो रहा था। हैरान होकर प्रीति रोने लगी। मैं नहीं कर सकती, मेरी कला उतनी परिपक्व नहीं है। यह सब मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि मैं अपने बाकी जीवन में लोगों का इलाज नहीं करूंगी, इसलिए मैंने बस सतही तौर पर सीखा। मुझे चिकित्सा का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए था, मुझे लोगों पर और अभ्यास करना चाहिए था। जानवरों का इलाज करना पर्याप्त नहीं है। मैं अब दादी को नहीं बचा सकती। अब जब आकाश को पता चल गया था कि वह दूसरों की मदद क्यों नहीं करना चाहती थी, तो उसने उसे आश्वस्त किया, खुद को दोष मत दो प्रीति, तुम्हें तर्कसंगत रूप से सोचने की जरूरत है। मैं निकम्मी हूँ, मैं निकम्मी हूँ। प्रीति सिसकने लगी, रोते हुए खुद को कोसने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अचानक ऊपर देखा। नहीं, जब मैंने दादी को एक्यूपंक्चर दिया तो उन्हें नाक से खून आया था। अगर मैं उनके कानों से खून निकाल सकती हूँ, तो मैं उनके सिर में जमा खून के थक्के को निकाल सकती हूँ और रक्तस्राव को रोक सकती हूँ। आकाश तनावग्रस्त हो गया। तुम्हारे पास कोई समाधान है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। प्रीति ने अपने आंसू पोंछे और जाने के लिए मुड़ी। आकाश ने जल्दी से उसका पीछा किया। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे चिकित्सा क्लिनिक वापस जाना होगा। मेरी दादी के पिछले कई सालों के मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ हैं। वह हमेशा जटिल मामलों के लिए विस्तृत टिप्पणियां बनाती थीं। मुझे यकीन है कि मुझे वह मरीज का मामला मिल जाएगा जिसे उन्होंने इतने साल पहले ठीक किया था। एक बार जब मुझे वह मिल जाएगा तो मैं अपनी दादी को बचा सकती हूँ। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। प्रीति ने मना नहीं किया। यह उसके साथ विनम्र होने का समय नहीं था। वंशिका ने अपनी चचेरी बहन को आकाश के साथ जाते देखा। वह कुछ हैरान थी। आकाश का उसकी चचेरी बहन पर वाकई असर हुआ था। उसकी चचेरी बहन वास्तव में उसे बहुत पसंद करती है। बस उसकी उपस्थिति ने उसे उस आत्मा विहीन अवस्था से वापस खींच लिया था। उसकी चचेरी बहन कहती है कि दादी के लिए आशा है। वंशिका के दिल में आशा की किरण जगी। वह वापस वार्ड में भागी, रोते हुए और अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए।
दादी, हिम्मत रखो, प्रीति तुम्हें बचाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। वह बहुत होशियार है, वह निश्चित रूप से यह कर सकती है। शहर वापस जाने के रास्ते में प्रीति ने खुद को कुछ खाने के लिए मजबूर किया। उसे ऊर्जा की जरूरत थी, वह टूट नहीं सकती थी, वरना कोई भी उसकी दादी को नहीं बचा पाएगा। चिकित्सा क्लिनिक पहुंचने पर वह सीधे अपनी दादी के मेडिकल रिकॉर्ड में डूब गई। आकाश ने भी उसकी मदद की। 1 घंटे से अधिक समय बाद उसने उसे एक मरीज का रिकॉर्ड सौंपा। क्या यह वही है? प्रीति ने उसे पलटा और अचानक उत्साहित हो गई। हाँ, यही है। रिकॉर्ड में मरीज एक लड़ाई में शामिल होने के बाद सिर पर चोट लगी थी और कोमा में चला गया था। जब मरीज को अस्पताल ले जाया गया तो उसे वापस भेज दिया गया और घर पर सबसे बुरे के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। मरीज के परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने शहर में एक चमत्कारिक वैद्य के बारे में सुना और उसे वहां ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में दादी भी व्यक्ति को तुरंत पुनर्जीवित नहीं कर पाईं, लेकिन अपने व्यापक चिकित्सा अनुभव के साथ उन्होंने जल्दी से इलाज की विधि को समायोजित किया। 2 बार एक्यूपंक्चर लगाने के बाद मरीज जाग गया। 1 महीने बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इस घटना ने उस समय थोड़ी हलचल मचाई थी। मरीज और उसके परिवार ने कृतज्ञता का एक बैनर भी लाया था, इसलिए प्रीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह ज्ञान की प्यास से अपनी दादी द्वारा लिखे गए मामले को पढ़ रही थी, कभी कभी अचंभित और कभी कभी प्रबुद्ध होती थी। उसे डर था कि वह सब कुछ पूरी तरह से न समझ पाए, इसलिए उसने इसे दूसरी बार बहुत सावधानी से पढ़ा। आकाश उससे थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था, पानी पी रहा था और उसे देख रहा था। वह फर्श पर बैठी थी, एक मरीज का केस पकड़े हुए थी जिसे वह बिल्कुल समझ नहीं सकता था, उसे लगन से पढ़ रही थी। दोपहर की धूप खिड़की से चमक रही थी और उसे एक पवित्र प्रकाश में नहला रही थी जिसने उसे सोने के एक कोमल रंग में बदल दिया था। वह हमेशा जानता था कि वह सुंदर है, लेकिन वह पहले कभी इतना वास्तविक रूप से अचंभित नहीं हुआ था। आकाश ने अपने अतीत के स्व पर हंसा। उसने उसकी अत्यधिक सुंदरता के आधार पर उसे एक खाली गुलदस्ता क्यों समझा? किसने तय किया कि आकर्षक महिलाएं प्रतिभाशाली नहीं हो सकती? ओह, वह था। उसने वास्तव में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला था। वह कभी उसके आंतरिक स्व को जान ही नहीं पाया। आकाश खड़ा हुआ, उसके पास गया, उसके पास बैठ गया और उसे एक पानी की बोतल दी। चाहिए? प्रीति ने ऊपर नहीं देखा लेकिन पानी लिया और थोड़ा पी लिया। उसने केस पढ़ना खत्म करने के बाद ही वह खड़ी हुई। चलो, हमें अस्पताल वापस जाना होगा। आकाश खुद को उससे पूछने से नहीं रोक पाया, क्या तुम्हें विश्वास है? प्रीति ने अपने हाथ में केस को भींच लिया। मुझे नहीं पता, मेरी कला मेरी दादी से बहुत कम है। मैं केवल उनके तरीके का अनुकरण कर सकती हूँ। अगर उनकी स्थिति इस मरीज से काफ़ी अलग है तो हो सकता है कि मैं एक नई उपचार योजना न बना पाऊँ। जब बात इस पर आती है तो चिकित्सा में मेरा व्यावहारिक अनुभव बहुत कम है। मेरा सैद्धांतिक ज्ञान कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वह व्यावहारिक अनुभव की भरपाई नहीं कर सकता। उसने खुद को बहुत ज्यादा दोष दिया। उसे इतना आत्मभोगा नहीं होना चाहिए था। अगर वह अपनी दादी की तरह और मरीजों का इलाज करने और अधिक अनुभव जमा करने को तैयार होती तो शायद उसे इन मामलों पर वापस जाने की जरूरत नहीं होती। शायद वह कल रात ही अपनी दादी को पुनर्जीवित कर सकती थी। उसका दिल शीशे की तरह भारी महसूस हुआ। एक अतिरिक्त यात्रा करने से बचने के लिए प्रीति ने कई समान मामले अपने साथ लिए, सिर्फ इसलिए कि अगर एक तरीका काम नहीं करता है और उसे अन्य संदर्भों की जरूरत होती है। जैसे ही वे निकलने वाले थे, एक माँ एक खून बहते हुए लड़के को गोद में लिए एक कार से उतरी और दौड़कर आई। अंकित, ये वनी का बेटा। आधुनिक भारतीय कहानी, दैवयोग। एक अस्त व्यस्त मेडिकल क्लिनिक और अपने जाने माने डॉक्टर को गायब देखकर वह औरत तुरंत घबरा गई। क्या हुआ? डॉक्टर कहाँ हैं? प्रीति ने अपनी बाहों में दर्द से कराह रहे बच्चे को देखा, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। बच्चे की नब्ज टटोलते हुए उसने कहा, मेरी दादी को एक मरीज ने बेहोश कर दिया है और वह अभी अस्पताल में है। वह औरत उसे नब्ज से बीमारी का पता लगाते देखकर प्रीति से ऐसे चिपट गई जैसे डूबते को तिनके का सहारा। क्या आप उस चमत्कारिक डॉक्टर की पोती हैं? कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वह कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और किसी तरह यह हो गया, उसे खून की उल्टी हो रही है। प्रीति ने नब्ज जांची और फिर बच्चे के शरीर की जांच की। बांह टूटी है, प्लीहा और फेफड़ों पर जोर से चोट लगी है, दोनों में रक्तस्राव हो रहा है। क्या करूं? क्या आप उसे ठीक कर सकती हैं? मैं बुनियादी तौर पर खून बहना रोक सकती हूं और उसका फ्रैक्चर ठीक कर सकती हूं, जिससे आपको उसे अस्पताल ले जाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। अगर उसने मदद नहीं की तो यह बच्चा अस्पताल के रास्ते में बच नहीं पाएगा। उसने तेजी से काम किया, बच्चे की बांह पर टूटी हुई जगह को सावधानी से छुआ। ताकत का तुरंत प्रयोग करते हुए वह टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने में सफल रही। बच्चे की दर्द भरी कराह तुरंत धीमी हो गई। इसके बाद प्रीति ने एक चांदी की सुई निकाली, कुछ अंकों पर चुभाया और खून की उल्टी के लक्षण भी रुक गए। अब हो गया, इसे अस्पताल ले जाएं और इसकी बांह और छाती को छूने से बचें। वह औरत कृतज्ञता में रो पड़ी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह अपने बेटे को लेकर जल्दी से चली गई। प्रीति ने नीचे झुककर अपने खून से सने हाथों को देखा और विचारमग्न हो गई।
आकाश पानी की एक बोतल लाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे साफ करने में मदद की। खून नापसंद है ना? प्रीति ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे साफ नहीं करने दिया। उसने पानी लिया और खुद साफ करने लगी। आपको कैसे पता? क्या वह उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं था? उसे उसकी इस छिपी हुई समस्या के बारे में कैसे पता चला? आपकी चचेरी बहन ने मुझे बताया था। तो उसकी चचेरी बहन ने बताया था। कोई आश्चर्य नहीं। उसने और क्या बताया? उसने आपकी माँ और उस कारण के बारे में बताया कि आप बाहरी लोगों का इलाज क्यों नहीं करती हैं। प्रीति चुप रही और अपने हाथ धोती रही। खून साफ हो जाने के बाद वह कार में बैठ गई। चलो। आकाश भी कार में बैठ गया। यूफेई ने तुरंत कार स्टार्ट की और शहर की ओर चल दिया। कार में प्रीति ने मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर लिया। उसकी दादी ने इन जटिल बीमारियों के समाधान बहुत विस्तार से लिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी जानती थी कि एक दिन उसे इन रिकॉर्ड्स की जरूरत होगी। उन्होंने ये प्रीति के लिए लिखे थे। एक वॉल्यूम पढ़ने के बाद ब्रेक के दौरान आकाश ने पूछा, मैंने सोचा था कि आप बाहरी लोगों को नहीं बचाती हैं। आपने अभी उस बच्चे को क्यों बचाया? प्रीति के दिल में भावनाएं उमड़ आईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। असल में मैंने बच्चे को नहीं बल्कि माँ को बचाया। उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए इतनी उत्सुक देखकर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मेरी रक्षा कैसे की थी। वह घटना जब वह 7 साल की थी, जिसे वह याद करने की हिम्मत नहीं करती थी। उसकी माँ को एक मरीज ने चाकू मार दिया था और बहुत खून बह गया था। मरीज चाकू मारना जारी रखना चाहता था और वह एक पागल की तरह अलमारी से बाहर भागी ताकि उसे बचाने की कोशिश कर सके। लेकिन उसे मरीज से चोट न लगे, इसलिए उसकी माँ ने मरीज को कसकर गले लगा लिया, यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक भी उसने जाने नहीं दिया। उसने अपनी माँ को उस मरीज द्वारा मारा जाते देखा कि उसकी माँ का सफेद गाउन उनके ही खून से लाल हो गया था। उसके छोटे दिमाग पर गहरा सदमा लगा। बाद में उसने अपनी माँ की कब्र के सामने घुटने टेके और कसम खाई कि वह फिर कभी बाहरी लोगों की मदद नहीं करेगी क्योंकि वे बचाने लायक नहीं थे। बाहरी लोगों की मदद न करने की मेरी अनिच्छा मेरे दिल की एक गांठ है। हालांकि पिछली बार जब मेरा अपहरण हुआ था तब मैंने अपनी कसम तोड़ दी थी। मैंने 2 अपहरणकर्ताओं का इलाज किया था, इसलिए कसम पर टिके रहने का अब कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अब वह समझ गई थी कि चिकित्सा कौशल का उसका ज्ञान केवल अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि जिसे वह चाहती थी उसे बचाने के लिए था। उसे अनुभव जमा करने की जरूरत थी और इसका सबसे अच्छा तरीका था अधिक रोगियों का इलाज करना। चमत्कार। दोपहर के 1:30 बजे प्रीति अस्पताल लौटी। उसकी दादी वैसी ही थी जैसे वह उन्हें छोड़कर गई थी, अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर सांसों के साथ लेटी थी। लग रहा था कि वह किसी भी क्षण इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हैं। प्रीति ने मेडिकल रिकॉर्ड की किताब अपनी दादी के बिस्तर के पास रखी। अपने हाथ धोने के बाद उसने उन्हें और चांदी की सुइयों को कीटाणुरहित किया, फिर एक्यूपंक्चर शुरू किया। इस बार उसने केवल अपनी दादी के सिर में सुइयां नहीं डाली, उसने उन्हें उनके पैरों के तलवों और हथेलियों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में भी डाला। पल पल समय बीतता गया। उसके मामा का परिवार उसके पास बैठा था, उम्मीद कर रहा था कि वह एक चमत्कार कर सकती है। श्रीमती वर्मा भी आई थी। आकाश भी वहां था। प्रीति के पास उसे बाहर निकालने का समय नहीं था, चाहे वह रहे या जाए, उसने उसे केवल हवा समझा। उसकी दादी के मुंह और नाक से खून बहना शुरू हो गया। प्रीति ने एक्यूपंक्चर जारी रखा जब तक कि बहुत देर बाद उसकी दादी के कानों से भी खून बहना शुरू नहीं हो गया। खून और अधिक बहता गया और उसके मामा लगातार उसे पोंछते रहे। एक पल उसकी दादी की उंगलियां अचानक मचल गईं। प्रीति खुशी से रो पड़ी, दादी, दादी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? कृपया जाग जाओ, यह मैं हूं प्रीति, मुझे देखो। हर कोई जल्दबाजी में बिस्तर के चारों ओर जमा हो गया। फिर उन्होंने देखा कि डॉक्टर शकुंतला ने अपनी आंखें खोल दी हैं। वार्ड तुरंत आंसुओं के कोलाज में बदल गया। यहाँ तक कि श्रीमती वर्मा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह आखिरकार जाग गईं। प्रीति वास्तव में अविश्वसनीय है। भले ही आप उन तथाकथित विशेषज्ञों को एक साथ रख दें, वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आकाश भी हैरान था। एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसने प्रीति को देखा। उसका चिकित्सा कौशल शायद एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था जिसे सामान्य डॉक्टर छू नहीं सकते थे। अगर अस्पताल के उन विशेषज्ञों को पता चला कि उसने अपनी दादी को पुनर्जीवित कर दिया है, तो वह हैरान था कि उनकी अभिव्यक्ति क्या होगी। हालांकि डॉक्टर शकुंतला थोड़ी देर के लिए ही जागी और फिर से बेहोशी में चली गईं। हर किसी ने सहज रूप से प्रीति की ओर देखा। अपने आंसू पोंछते हुए प्रीति ने शांत भाव से कहा, ठीक है, जब तक दादी जाग गई हैं, वह तत्काल खतरे से बाहर हैं। उन्हें लगातार इलाज की जरूरत है और उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती। मस्तिष्क की क्षति की मरम्मत में बहुत समय लगता है, यह सामान्य है। लेकिन जब तक हम दादी की अच्छी तरह देखभाल करते हैं, वह ठीक हो जाएंगी। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। कुछ चर्चा के बाद उन सब ने प्रीति की बात सुनने का फैसला किया और उसे अपनी दादी को आसान इलाज के लिए घर ले जाने दिया। उसके मामा छुट्टी की प्रक्रिया संभालने गए, फिर प्रीति और उसकी चचेरी बहन अपनी दादी को उनके घर वापस ले गईं। ईर्ष्या की आग। अपने लग्जरी वार्ड में आराम कर रही आस्था ने प्रीति की दादी के जागने और उन्हें छुट्टी मिलने के बारे में सुना।
उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। असंभव, क्या मेरे पिता उन्हें देखने खुद नहीं गए थे? उन्होंने कहा था कि वह बूढ़ी चुड़ैल नहीं जागेगी। विमला की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन वह बुढ़िया वास्तव में जाग गई। जाहिर तौर पर प्रीति ने ही उसे जगाया। प्रीति। आस्था की आवाज बेकाबू होकर तीखी हो गई। वह इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? श्रीमती वर्मा ने भी पहले कहा था कि वह निकम्मी है और वह कुछ नहीं जानती। मुझे लगता है वह बुढ़िया केवल एक अस्थायी पुनर्जीवन हो सकता है। विमला ने अपनी आवाज धीमी कर दी। मैंने पहले ही पूछ लिया था। उस आदमी ने कहा था कि उसने बुढ़िया के सिर पर बहुत जोर से मारा था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। आस्था को भी विश्वास नहीं था कि प्रीति अस्पताल के विशेषज्ञों से बेहतर हो सकती है। भले ही उसकी दादी जाग गई हो, वह कुछ ही दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी। उसने राहत की सांस ली, फुसफुसाते हुए, चूंकि हमने प्रीति की दादी को निपटा दिया है, तो हमने श्रीमती वर्मा को भी उसी समय क्यों नहीं निपटाया? श्रीमती वर्मा के चारों ओर अंगरक्षक हैं। इसके अलावा हम श्रीमती वर्मा को छू नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो श्री वर्ण हमें ढूंढने के लिए पूरे शहर को उलट पुलट कर देंगे। केवल प्रीति की दादी को मारना ही काफी है। ज्यादा लालची मत बनो। ठीक है, मैं बस शिकायत कर रही हूँ। श्रीमती वर्मा हमेशा मेरे खिलाफ रहती हैं। वह मुझे कभी अच्छा चेहरा नहीं दिखाती हैं, लेकिन प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। यह मुझे परेशान करता है। ठीक है, उसे भी इस बार चोट लगी है, इसे उसके कर्मों का फल समझो। इसके अलावा वह बूढ़ी है, वह कब तक जिंदा रहेगी? तुम्हें बस आकाश के बच्चे को जन्म देने की जरूरत है और फिर वर्मा परिवार तुम्हारा होगा। तुम्हें उनसे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब से उसके आसपास सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा, समझे? मुझे पता है, मैं यह सब समझती हूँ। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक उलझनें। सूरज डूब चुका था। प्रीति और उसकी चचेरी बहन अपनी दादी के पास बैठी थीं। दोनों बहुत आज्ञाकारी थीं। एक अपनी दादी का चेहरा और हाथ पोंछ रही थी और दूसरी उनकी मालिश कर रही थी। अब जब उनका जीवन खतरे में नहीं था, तो बहनें पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक लग रही थीं। प्रीति, तुम अब अपने घर पर क्यों रह रही हो? क्या तुम्हारी आकाश से बहस हुई? प्रीति ने सिर हिलाया। मैं उससे तलाक लेने की योजना बना रही हूँ। क्या? ये वनी थोड़ी हैरान थी। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती थी? जब से वह पहली बार दादी के घर आया था, तुम उसे पसंद करती थी। क्या हुआ? प्रीति ने एक मुश्किल मुस्कान भरी। अब उसकी कोई और औरत है। खबरों में खोजो और तुम्हें सार पता चल जाएगा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? ये वनी, जो आमतौर पर खबरों का पीछा नहीं करती थी, काफी परेशान थी और थोड़ी घबरा गई। ओह नहीं, मैंने तो आज उससे तुम्हारे अतीत के बारे में भी बात की और तुम्हारी मामी के बारे में भी। मैंने उसे विनती की कि वह भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। यह सोचने के लिए कि उसके दिल में पहले से ही कोई और था। अगर मुझे पता होता तो मैं उनमें से कुछ भी नहीं कहती। कोई बात नहीं, चचेरी बहन। उसे जानने में कुछ गलत नहीं है। प्रीति जानती थी कि उसकी चचेरी बहन बस उसकी परवाह कर रही थी, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। चचेरी बहन, तुम्हारा क्या? क्या मेरे जीजाजी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? वह काफी अच्छे हैं। वह जो पैसा कमाते हैं, वह मुझे दे देते हैं। मेरी चिंता मत करो, बस अपना ध्यान रखो। यह जानकर कि उसकी चचेरी बहन एक अच्छा जीवन जी रही थी, प्रीति की चिंताएं कम हुईं। उसने समय देखा और फुसफुसाया, चचेरी बहन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अंकित अभी बहुत छोटा है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंकित ये वनी का बेटा था, जो सिर्फ 2 साल का था और खासकर अपनी माँ से जुड़ा हुआ था। हालांकि ये वनी अपने बेटे को देखने के लिए उत्सुक थी, वह प्रीति को अपनी दादी की देखभाल का बोझ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हारे जीजाजी घर पर हैं। वह अंकित की देखभाल कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुककर दादी की देखभाल करूंगी। जब मैं छोटी थी तो वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और अब मेरे लिए अपनी वफादारी दिखाने का समय है। मुझे जाने के लिए दबाव मत डालो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रीति ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि उसकी चचेरी बहन अपनी वफादारी दिखाना चाहती थी, इसलिए उसे उसके जाने पर जोर नहीं देना चाहिए। उसकी चचेरी बहन का आसपास होना बेहतर था, नहीं तो जब भी वह अपनी दादी की स्थिति देखती तो उसे रोने का मन करता। हालांकि जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति चकरा गई, दरवाजा खोलने गई और वहां एक आदमी को आंसू से सने चेहरे वाले एक बच्चे को पकड़े देखा। जीजाजी। अंकित। प्रीति, क्या तुम्हारी बहन यहाँ है? मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। अंकित अपनी माँ के लिए रोता रहा। वह इतने लंबे समय तक उससे दूर कभी नहीं रहा, शायद वह आदी नहीं है। ये वनी ने पहले ही उसकी आवाज सुन ली थी और बेडरूम से जल्दी बाहर आई। अंकित। मम्मी। अंकित फूट फूट कर रो पड़ा। ये वनी ने जल्दी से बच्चे को उससे ले लिया, धीरे से उसे शांत किया, जबकि थोड़ी शिकायत भी की। फांग योनिक, तुमने बच्चे को इस तरह रोने कैसे दिया? क्या तुमने अंकित की देखभाल नहीं की? फांग योनिक नाखुश लग रहा था। मुझे, एक बड़े आदमी को, एक बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए? क्या तुम ही हमेशा अतीत में यह नहीं करती थी? वह बस तुम्हें चाहता है, मुझे उसकी देखभाल नहीं करने दे रहा है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। तुम्हें मेरी चचेरी बहन का पता कैसे पता चला? तुमने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता से पूछा। उन्होंने मुझे बताया।
फांग योनिक ने प्रीति की ओर देखा, फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ माफी मांगी। अचानक आने के लिए माफ करना, साली। अंकित बहुत बुरी तरह रो रहा था और मुझे बच्चों को संभालने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं अनायास आ गया। ठीक है। प्रीति ये वनी की ओर मुड़ी। चचेरी बहन, तुम्हें मेरे जीजाजी के साथ घर जाना चाहिए। मैं दादी के साथ यहाँ हूँ। अंकित अभी भी बहुत छोटा है। अचानक तुमसे दूर होने पर वह बहुत अशांत होगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ रुककर तुम्हारे साथ दादी की देखभाल करूंगी। ये वनी ने सिर हिलाया, अपने पति का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। मैं तुम्हारे जीजाजी से बात करती हूँ, बस एक पल इंतजार करो। प्रीति दरवाजा बंद होते हुए देखकर बिना हिले प्रवेश द्वार पर खड़ी रही। बहुत जल्द वह बाहर अपनी चचेरी बहन को अपने जीजाजी से बहस करते हुए सुन सकती थी। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।